Good morning, students. Welcome once again in our class, and we are continuing our second chapter of democratic politics of ninth class. Okay, so in this chapter we have completed the portion till मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले इंडिया को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या फिर क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जिसमें देखा था कि जब इंडिया और पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें पूरा पाकिस्तान एरिया भी इंक्लूड था, लेकिन जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा पीपल्स की डेथ हो गई, मारे गए थे. ओके, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वन साइडेड बट बोथ साइड की रिस्पॉन्सिबल रीजन्स के कारण काफ़ी सारे लोग इस रिवॉल्यूशन में या फिर मतलब ये पार्टीशन के दौरान कई सारे लोग मारे गए थे. ओके, और कुछ ऐसे जो ब्रिटिशर्स भी इसके लिए कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल थे जिनके कारण ये सब सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए थे. तो उसी के सॉल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में डिसाइड किया गया कि जो भी अपन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस सेट करेंगे उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए. ओके, अब आगे देखते हैं पाथ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या क्या आगे और भी चीज़ें हुई थी. ओके, तो यहाँ पे बता जितनी भी अपन को परेशानियाँ डिफिकल्टीज गई थी उन सब के अलावा एक इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था. ओके, और वो एडवांटेज ये था कि इंडिया के जितने भी मेंबर थे या फिर इंडिया के जो पीपल्स थे उसमें सभी लोग डेमोक्रेटिक इंडिया चाहते थे. ओके, सभी लोग एक ही पॉइंट पे थे, एक ही मत में थे. ओके, वो था सभी को एक डेमोक्रेटिक इंडिया चाहिए, और डेमोक्रेटिक इंडिया मीन्स उसमें सभी के लिए इक्वलिटी रहेगी. ओके, इक्वलिटी, वोटिंग राइट्स. ओके, ये वोटिंग राइट्स और सब एक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो प्रिंसिपल्स थे मेन, ओके, ये ऑलरेडी सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था. तो ये एक एडवांटेज था, मतलब लोगों को एक पॉइंट में लाना नहीं था, सभी ऑलरेडी उस पॉइंट कॉमन पॉइंट पे थे. ओके, तो इसके आगे बताया है डेट, और ये जो थॉट था, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सेंट्रल आइडिया था, ये बाद में नहीं बल्कि ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही सेट हो गया था. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से भी यही आइडिया सबके लिए क्लियर था. ओके, एंड अब जो नेशनल मूवमेंट्स थे, ये नेशनल मूवमेंट्स सिर्फ फॉरेनर्स के अगेंस्ट नहीं थे, मतलब ये ब्रिटिशर्स को इंडिया से रिमूव करना नहीं था, ये ब्रिटिशर्स या फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट ही नहीं थे, बल्कि ये जो रिवॉल्यूशंस थी ये अपना सेल्फ कंट्री बनाने के लिए भी थी. ओके, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी कन्वर्ट की गई थी उस सोसाइटी को, उस कंट्री को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, उसमें सोशली और पॉलिटिकली अपने हिसाब से उसको फॉर्म करना, ये एक और मतलब स्ट्रगल करने के पीछे ये भी एक मोटिव था. ओके, एंड ये सब अपने फ्रीडम स्ट्रगल्स जब फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे उन्हीं में ये सब ओपिनियन सबके सामने आए. ओके, और इंडिपेंडेंट के बाद में इन सब आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया गया या फिर इन सब आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया गया सभी के थ्रू. ओके, एंड एज और जो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जो इंडियन कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने और उनके साथ अदर 8 लीडर्स, कांग्रेस के अदर 8 लीडर्स ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली या फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया था. ओके, मतलब एक टाइप से अपन रफ आइडिया है, फिर रफ फिगर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंडीशंस, कौन कौन से क्लॉजेस, कौन कौन से आर्टिकल्स रखने हैं. तो इसका एक रफ आइडिया ऑलरेडी इंडियन जो 1928 में जो इंडियन कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हो गया था. ओके, और 1931 में ये जो कराची में एक सेशन हुआ था. ओके, एवरी ईयर ही कांग्रेस का सेशन होता था जिसमें पूरे आगे के जो उनके स्टेप्स रहेंगे वो डिसाइड करते थे. ओके, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का जो 1931 में कराची में जो सेशन हुआ था उसमें डिसाइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया था, एक इमेज सामने आ गई थी सबके कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंस जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा. ओके, तो ये 1931 के सेशन में क्लियर हो गया था. एंड बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स और ये जो दोनों थे, ओके, उसके अंदर में ये हो गया था डेड जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट सभी को दिए जाएंगे. ओके, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट. ओके, सभी को वोट का अधिकार दिया जाएगा, सभी को फ्रीडम रहेगा. ओके, अपनी रिलीजन सेलेक्ट करने का और भी कई टाइप, क्योंकि सबको इक्वलिटी रहेगी. इक्वलिटी मतलब उनको कास्ट या फिर उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के बेसिस पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज़ की दी जाएगी. ओके,
इसके अलावा यहाँ पे ये भी था जो माइनॉरिटी सेक्शंस थे, मतलब जो नंबर्स में कम है, मतलब कोई भी ऐसी जाति या कोई भी ऐसी कास्ट जो ज़्यादा नहीं है, ओके, तो माइनॉरिटी जो सेक्शन है उनको भी कुछ उनके प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनके सुरक्षा के लिए उनको भी अधिकार दिए जाएंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड हो गया था, ओके। द सम वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके। तो ये जो वैल्यूज थी, ये जो डिसाइडेड हुआ था, ये होता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ओके। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी ने इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। देन आफ्टर, इसके बाद आगे जाके और भी कई चेंजेस हुए थे, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस बने थे ब्रिटिश, और ये जो आइडियाज है वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए थे, ओके। जिसमें बताया था कि ये जो वोटिंग राइट्स है ये पहले से इंडिया में था, मतलब जो ब्रिटिशर्स की 1937 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर की और मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी वोटिंग्स में, ओके, तो ये भी इलेक्शंस के थ्रू हुई थी ब्रिटिशर्स के, लेकिन इसमें जो इलेक्शन राइट्स थे वो फुली नहीं थे, मतलब वो सिर्फ किसी लिमिटेड लोगों को दिए गए थे वोट देने के अधिकार, सभी के लिए नहीं थे, मतलब ये कुछ लोगों की मिलके ये सिर्फ इलेक्शंस हुए थे, ओके। ये जो लेजिस्लेचर बनी थी ये सिर्फ फ्यू पीपल्स के वोट के अकॉर्डिंग बनी थी, लेकिन इस चीज़ को अपन फुल डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सभी को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, ओके। और डेमोक्रेसी का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वलिटी, क्लियर। तो इसमें आगे तो इसी चीज़ को रिमूव करते हुए या फिर इन्हीं सब एक्सपीरियंस के थ्रू इन जो लीडर्स थे, या फिर चाहे वो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स हो या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स होता है ऐसी कमेटी जिसने लेजिस्लेचर को ड्राफ्ट किया था, एक रफ आइडिया सबके सामने लेके आए थे, ओके। तो उन्होंने इन्हीं जो डिसीजंस थे ब्रिटिशर्स के कई सारे और अदर कंट्रीज के जो आइडियाज़ थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका के कुछ आइडियाज़ को इंस्पायर होके ब्रिटिशर्स की इन्हीं आइडियाज़ से एक्सपीरियंस लेके इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ओके। एंड इसमें बताया है दैट फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने कई सारे ऐसी जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में लिया है, ओके। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो आइडियाज़ लिए गए हैं या फिर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन वो हुआ है इंडियन एक्ट 1935 से, ओके। तो ये जो एक्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ओके, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आइडियाज़, कई सारे क्लॉसेस इसी सेक्शन के अंडर से लिए गए, ओके। एंड ईयर ऑफ कई सारे ईयर्स की मशक्कत के बाद, दिक्कत और इतनी सारे फ्रेमवर्क करने के बाद फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम हो गया था, ओके। एंड अनदर और उसके कई और इसमें क्या था, जो अदर लीडर्स हैं, कई सारे लीडर्स हैं जिसने अदर कंट्री से, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से इंडिया ने इक्वलिटी का आइडिया लिया कि सभी को इक्वलिटी, क्योंकि वहाँ पे जो अपार्थिड चल रहा था, जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में करा था, ब्लैक पीपल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ओके। तो ये अपार्थिड के थॉट्स साउथ अफ्रीका से देखते हुए इंडिया ने इक्वलिटी का लेके आए, ओके। एंड इंडिया ने कई सारे आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बोरो किए हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी इंस्पायर हुए थे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे मेन जो प्रिंसिपल था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ओके। मतलब समानता, लिबर्टी मतलब होता सबको सभी चीज़ का फ्रीडम देना, मतलब उनको बोलने का, उनको अपने व्यूज़, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का, ओके। ये राइट्स रशिया के रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। और इसके अलावा जो मैंने फ्रेटर्निटी बोला, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ओके। तो इन थॉट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सेशन में, इंडियन लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था, ओके। और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश एंड यूएसए के बिल से लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है जहाँ पे पीएम हेड होते हैं और 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि अपने इंडिया में होता है। और ये आइडिया यूएस से लिया गया है, ओके। एंड जैसे अभी बताए कि कई सारे आइडियाज़ रशिया के रिवॉल्यूशंस के लिए गए थे, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कौन से ऐसे चेंज रिवॉल्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन बना था रसिया का, ओके। और इन्हीं सब के बेसिस पे इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी पे ये सब चीज़ बनी हुई है, ओके। मतलब यहाँ के पीपल्स को सोशली और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सभी टाइप की इक्वलिटी उनको दी जाएगी, ओके। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स या फिर मेन ऐसे कौन से थॉट्स या फिर कौन से पॉइंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, जिनके बेसिस पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फेम होना स्टार्ट हुआ था, ओके। अब आगे बताया
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, ओके तो उसके पहले देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी, उसमें हुम देन वर्दा में मतलब कौन किससे कौन बनाया था, किसने बनाया था, कैसे ये बना था, ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब देखेंगे। इसमें बताया है डेट जो ड्राफ्टिंग का द ड्राफ्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट हुए थे, ओके उसके लिए जो और ये वर्क जो असेंबली के थ्रू करवाए, मतलब जो ग्रुप ने किया था, जिस ग्रुप ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया था, दे वर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स होता है ऐसी असेंबली जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया था, वो है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? इसके जो इलेक्शंस हुए थे, जो इलेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1946 में, ओके एंड इट्स अ फर्स्ट मीटिंग उसकी हेल्ड कब हुई थी, इलेक्शंस हो गए थे इस दिन, ओके जुलाई में, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग डेट वाज इन दिसंबर 1946, ओके उसके कुछ मंथ्स बाद इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ओके और जैसे कि अभी बताया है कि 47 में जो इंडिया, और उसी के एक साल बाद मतलब कुछ टाइम बाद 1947 में इंडिया का डिवीजन हो गया था, ओके मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गई थी। और जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुई तो ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे पीपल्स जो पाकिस्तान के फॉर्मेशन में सपोर्ट करते थे वो वहाँ पे चले गए थे, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइड होके बाद में उसमें सिर्फ 299 मेंबर्स बचे थे, ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, और ये सब इन सभी सर्कमस्टेंसेस से बाहर आके फिर इंडिया ने अपने सेल्फ 299 मेंबर्स के साथ मिलकर अपना एक संविधान बनाया, और वो संविधान फाइनली 26 नवंबर 1949 में फॉर्म हो गया था, ओके बट उसके कुछ मंथ्स बाद मीन्स 26 जनवरी 1950 मतलब ओके 2 मंथ्स के बाद इसको सबके सामने अनाउंस कर दिया और सभी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। डेट इसके बाद डिक्लेयर हो गया था डेट इंडिया की एक रिपब्लिक कंट्री बन गई और इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ओके और इसी डे को रिपब्लिक डे की तरह एवरी ईयर अपन सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? नाउ इसमें ये तो था कि ये कैसे बना, ओके नाउ व्हाई शुड बी एक्सेप्ट। अब ये कि क्वेश्चन ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने सामने 26 जनवरी 1950 के दिन ये जो अपने सामने कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो आया था भारतीयों के सामने, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको एक्सेप्ट क्यों करें, व्हाई वी विल एक्सेप्ट दिस, ओके जो कि अपने यहाँ पे लिखा है 6th डिकेड, यहाँ पे 6 की जगह अब ये 7th डिकेड हो जाएगा, ओके डिकेड मीन्स 10 ईयर, लगभग अपन को 74 समथिंग ईयर्स हो गए ना, 74-76 कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, ओके तो अब ये 7th डिकेड कर लेना यहाँ पे, ओके तो लगभग 7th डिकेड पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने सामने आया है उसको एक्सेप्ट क्यों करें, व्हाई, ओके तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओके ये अपने ही मेंबर्स ने बनाया है, ना कि किसी अदर कंट्रीज में। ओके सेकंड, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड टू रीराइट दीज कॉन्स्टिट्यूशन फिर बिकॉज ओके कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपनी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, मतलब उसमें चेंजेस लाना, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था ओके वो कई सारे ग्राउंड्स के सोशल ग्राउंड्स एंड पॉलिटिकल पार्टी से मिलके बना है, मतलब उसमें सभी टाइप के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ओके एंड इन सम कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, और कई कंट्रीज में पीसेस में है, लेकिन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा प्रॉपरली रिटन फॉर्म में है, डेट्स वाई इसको और एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ देखो फर्स्ट रीजन तो है कि ये अपना प्रॉपरली बना हुआ है, ओके सेकंड रीजन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने ही थ्रू बनाया गया है, ना कि किसी अदर बाहर के पर्सन ने अपने ऊपर लाके थोपा नहीं गया, ये इंडियंस ने ही, इंडियन लीडर्स ने और इंडियन मेंबर ने ही अपनी कंट्री की कंडीशंस के बेसिस पे इसको बनाया है, ओके एंड इसका थर्ड रीजन ये हो सकता है डेट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओके ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फेयर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पे सेट हुआ है, मतलब इसमें इक्वलिटी भी है, लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, ओके सेक्युलरिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, मतलब ये सभी चीज़ों के बेस पे ये बना हुआ है, ओके नाउ इसमें क्लियर।
ना। और इसका सेकंड रीज़न, ये तो फर्स्ट रीज़न है कि ये सेवरल ग्रुप्स ने मिलके बनाया है, ओके, और कई सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चंस भी उठाया था, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा पर्सन या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे क्वेश्चन उठाए। उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी उठाए लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन नहीं उठाया अभी तक, ओके, क्योंकि सबके थ्रू एक्सेप्टेबल था। नाउ सेकेंड रीजन है डेट कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सेप्ट करने के पीछे डेट इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे ये बेस्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कई सारे प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ओके, उसके साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स जिसमें वोट देने का राइट है सभी के पास, क्लियर। नाउ इसके आगे बताया है डेट ये इसी के बेस्ड होने के कारण सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई है। भले इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी उसमें भले ही डायरेक्टली अपन ने पीपल ने चूज ना किया हो, अपन ने जो प्रोविजनल लीडर्स थे, ओके, उनको सिलेक्ट किया था। इन्हीं प्रोविजनल लीडर्स ने मिलके फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को सिलेक्ट किया, ओके। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो प्यूपल्स हैं, ओके, प्यूपल ने इलेक्ट किया प्रोविजनल लीडर्स को, प्रोविजनल लीडर्स ने इलेक्ट किया फिर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मतलब भले ही ये डायरेक्ट इलेक्शन क्यों ना हो, नहीं था, लेकिन ये जो लीडर्स बने थे वो प्यूपल के सेटिस्फेक्शन से थे, ओके, मतलब प्यूपल इनको एक्सेप्ट करते थे ना, ओके। तो इसमें जो भी डीसी मतलब जो भी अमेंडमेंट्स आए या फिर जो भी इसमें क्लॉसेस रखे गए थे, जो भी पॉइंट्स रखे गए थे, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स के ओपिनियन के हिसाब से थे, ओके। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस अगर लीड कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस अपने अकॉर्डिंग लगेंगे, नो। इसमें सभी टाइप के लोगों के लिए सोच के बनाए गए थे, सभी के लैंग्वेजेस के, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रीजन, ऑक्यूपेशन, सभी को सोच के ही बनाया गया था, ओके। इसीलिए वी हैव टू accept this our constitution. Now finally the matter of in which the constituent assembly work, ये जो constituent assembly बनी थी ये इन्हीं सब के बाद जब पीपल्स ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर एक ये बहुत पवित्र टाइप, मतलब जो जैसे पवित्र ग्रंथ होते हैं ना जिसको अपन बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, ऐसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई, ओके, बहुत ज़्यादा पवित्रता की तरह रखा गया। और ऐसा नहीं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया होगा या फिर डिस्कशन नहीं किया होगा, हुआ था। जैसे कि अभी देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था 299 मेंबर्स का, वो हुआ था 1946, ओके, और अपने सामने कब आया था 1949, ओके, 26 नवंबर 1949 में ये बन के फाइनल कंप्लीट हो गया था। और एक्सेप्ट कब किया गया था सबके थ्रू 1950 में। मतलब जब ये बनना स्टार्ट हुआ था तब से लेके इसके फॉर्मेशन के लिए लगभग 3 इयर्स लग गए थे, राइट, ओके। तो ये 3 इयर्स में कई सारी मीटिंग्स हुई थी, कई सारे डिबेट्स हुए थे, कई सारे इसमें हर एक पॉइंट को जो कि ड्राफ्ट जब हो रहा था, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ओके, उन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी में सब कुछ डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट क्लॉज बाय क्लॉज सब कुछ डिस्कस हुआ था। मोर देन 2000 अमेंडमेंट मतलब होता है जो भी इसमें चेंजेस लाते हैं ना अपन, जो भी कुछ भी अगर फॉल्स है, कुछ भी ऐसा वीक पॉइंट उसको रिमूव करके अपन जो नया लॉ लाते उसको अमेंडमेंट करना कहते हैं, ठीक है। तो 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए गए और ये जो मीटिंग्स है लगभग 114 अलग अलग 3 साल में इतने डेज तक इतने बार मीटिंग्स हुई थी। और जो ये मीटिंग्स हुई थी उन सभी का वर्ड टू वर्ड हर चीज़ बिल्कुल एक एक शब्द की पूरा एक रिटन फॉर्म में अपने पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रखा हुआ है, ओके, इन सारी डिबेट्स का। और उसका टाइटल क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ओके। और ये पूरे जो डिबेट के पॉइंट्स है ये पूरे 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स मतलब बुक के जो पार्ट्स होते हैं ना उसको वॉल्यूम्स बोलते हैं, ओके। और बहुत बड़े बड़े 12 वॉल्यूम्स के रूप में फॉर्म में ये रखा हुआ है। और अपन को जब भी आगे जाके अभी दिक्कत होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज को डिस्कस करना हो डिटेल में, तो इन्हीं 12 वॉल्यूम्स को उठा के इनको पढ़ा जाता है, जिसमें अपन को क्लियर हो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स है वो है क्या एक्चुअली, ओके। और इन सब के फॉर्मेशन के लिए 3 इयर्स भी लगे, तो 3 इयर्स में 114 डिबेट्स में ये सब कंप्लीट हो पाया था, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये देखेंगे। इसमें बताया है कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ओके, जो अलग अलग फिलोसफीज के बेस्ड पे बना है, ओके। और इसको समझने के लिए 2 तरीके से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एक इक्वलिटी पे बेस्ड है, इसकी जो फिलोसफीज हैं वो
सभी को देख के बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस, जो ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या दिए थे। सी इसमें अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें कहीं भी अपन ने महात्मा गांधी जी का नाम नहीं पढ़ा, राइट। क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, ओके ना, सॉरी नॉट अ नेशनल कांग्रेस, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो असेंबली बनी थी, ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ना ही ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ओके। लेकिन इनके थॉट्स को, इनके व्यूज को ध्यान में रखते हुए ये बना, मतलब जब ये फॉर्म हो रहा था तो ऐसे पीपल जो उनको फॉलो करते हैं, इनसे इंस्पायर है महात्मा गांधी जी से, ओके, तो उनके थॉट्स को, उनके व्यूज को फॉलो जरूर किया गया है, ओके, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के थ्रू। एंड इवन इन रिटन में उन्होंने अपनी मैगजीन, महात्मा गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन चलाते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन दिस, ओके। तो वो 1931 में उन्होंने अपनी मैगजीन में ज़रूर इसके बारे में लिखा था, ओके। वो मैगजीन थी यूथ इंडिया, ओके। इस मैगजीन के थ्रू महात्मा गांधी जी लोगों को इंस्पायर करते थे, स्पेशली द यूथ जनरेशंस, ओके, कि इंडिया को क्या क्या इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते, जैसे कि इसमें इस मैगजीन का ये छोटा सा आर्टिकल बताया गया है, ओके। इसमें बताया कि वो क्या कहना चाहते थे, ओके। जैसे इसमें बताया कि इंडिया तब तक सक्सेस नहीं हो सकता या फिर तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हाई क्लास और लो क्लास के बीच में अगर डिफरेंस है, और अगर इंडिया को सही रूप में या असली रूप में अपन को सक्सेस करना है या फिर उसको आगे बढ़ाना है, तो ये हाई एंड अपर क्लास, हाई एंड लो क्लास के बीच का ये डिफरेंसेस मिटाना पड़ेगा, ओके। उसी और जैसे ये रिमूव होगा, अनटचेबिलिटी भी रिमूव हो जाएगी। इवन वुमेन्स को इक्वल कुछ राइट्स वुमेन्स के लिए भी देना चाहिए, अनटचेबिलिटी, इंटॉलरेंस को दूर करना, ओके। ये ड्रिंक और इसी के कारण ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स को भी रिमूव करना, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो ये सब गांधी जी ने बताया था कि अगर इंडिया को अपन को बनाना है सक्सेस, तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें, ओके। एंड दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी, जो कि ड्रीम था कि इंडिया से अपन को इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना, मतलब रिमूव करना, शेयर बाय द, और यही थॉट को भीमराव अम्बेडकर जी ने भी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एज ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ओके। एंड क्लियर, जो कि ये जो भीमराव अम्बेडकर जी के थॉट्स थे या फिर जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो महात्मा गांधी जी के कई सारे थॉट्स को, कई सारे व्यूज को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब इनसे वो अगेंस्ट रहते थे, ओके। मतलब नॉर्मली जो भीमराव अम्बेडकर जी के थॉट्स थे वो महात्मा गांधी जी के थॉट्स से इतना नहीं मैच करते थे, ओके। सो फाइनली लेट इट टर्न टू द, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके, एंड दैट स्पीच वॉज गिवन इन मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट स्पीच थी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू दी गई थी, क्लियर, ओके। और ये भी इसी उन्हीं मैगजीन के में से दिया गया, जो कि गांधी जी ने जो उनकी मैगजीन थी यूथ इंडिया, उस मैगजीन का ये आर्टिकल एक दिया, यू कैन रीड दिस ऑल्सो नाउ। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं दैट फिलोसफी ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी देखेंगे। Now preamble में ये बताया जाता है values that inspire and guides the freedom struggles and were turned to ये जो preamble है अपन को values और इंस्पायर करता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के थ्रू जो भी गाइडलाइंस दी गई थी या फिर जो भी एफर्ट किए गए इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ओके, तो ये अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बताए गए इन्हीं वैल्यूज को शो किया गया है, ओके। सो अब बेसिकली जो वर्ड आया प्रियम्बल, इस प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता क्या है, ओके। तो इसका मतलब होता है जो इंडियन, जैसे कि अपन जब ऐसे राइट करते हैं ना, ओके, तो ऐसे में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना लिखते उसमें क्या लिखते कि ये पूरा ऐसे है क्या, एक इंट्रोडक्शन टाइप का होता है ना। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में है, तो उसको भी उसकी डिटेल्स या उसके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए उसमें एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए प्रियम्बल राइट होता है, जो कि स्टार्टिंग में रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही है प्रियम्बल, ओके, जो बुक है रिटन बुक उसमें, तो ये भी प्रियम्बल एक टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो है, क्लियर।
जिसमें बताया गया है दैट ये गाइड करता दैट पूरे दे गाइड्स ऑल द आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे आर्टिकल्स के बारे में बताता है, इसके बारे में शॉर्ट एक स्टेटमेंट देता है कि इंडिया की जो बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं, ओके, वही के आर्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्म करना, एक शॉर्टली डिटेल्ड देना अपन को शॉर्ट दैट, और डिटेल के साथ साथ अपनी बेसिक वैल्यूज़ को बताना, तो यही कहलाता है प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम, और ये जो प्रियम्बल, ये बेसिकली जो फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, जो जिसने ऐसी कंट्री जिसने पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, वो थी अमेरिका, ओके। तो अमेरिकन मॉडल से ये इंस्पायर है इंडिया का अपना प्रियम्बल, ओके। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है यूएसए का प्रियम्बल, एंड दिस इज अ प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट our country preamble, okay, this is the preamble of our country, okay। अगर आप इसको रीड करेंगे पूरा एक ही बार में तो इट्स लुक लाइक अ पोएट्री, ओके, लिटिल बिट पोएट्री टाइप का अपन को इंडिकेट होगा। See, the preamble of our country read like a poem of the on democracy, okay। ये डेमोक्रेसी पे पोएम की तरह है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द, ओके, ये पूरा बताता है दैट एंड पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ये कैसे बिल्ट हुआ है, ओके। इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन एंड जो वैल्यूज़ हैं उसको शो करता है, लॉज एंड एक्शंस को बताता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे, गवर्नमेंट के क्या क्या कानून है, कैसे एक्शंस उन्हें लेना चाहिए, और साथ ही साथ टू फाइंड आउट वेदर, और साथ ही साथ ये भी बताता है ये प्रियम्बल दैट गुड और बैड के बीच में डिफरेंसेस करना, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ये जो प्रियम्बल ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, ओके। अब ये इसको अपन रीड करते हैं अपने इंडियन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी नाउ इसमें दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द solemnly resolved to constituent of the India into the sovereign socialistic secular democratic republic, ओके। तो पहले इतने पोर्शन को देखते हैं ना। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स, सी वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो वी मतलब हम सब मीन्स पूरे इंडिया। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, ओके, ये जो ड्रॉन हुआ वो किसके एनेक्ट कैसे किया गया, बाय द पीपल के थ्रू, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरे पीपल्स के थ्रू ही बनाए गए हैं, ओके। उन्हीं के सेटिस्फेक्शन या फिर उन्हीं के एग्रीमेंट, जब उन्हीं के एक्सेप्टेंस के बाद ही ये पीपल्स बने थे जिन्होंने पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है। और जो भी बना ये पूरा अपन ने ही बनाया, ना कि कोई आउटसाइडर्स पावर, ना अपन को आके अपने ऊपर थोपा नहीं गया। वी आर द वन हु फॉर्म्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ अब आगे जो सोवेनियर सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसकी मीनिंग देखेंगे। नाउ सोवेनिज मीन्स होता है सुप्रीम, मतलब सोवेनिज मीन्स पीपल ही इसकी सुप्रीम, मतलब जो जनता है वो ही सबसे बड़ी पावर है, ओके। सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, जनता के पास। जनता ही डिसाइड करेगी, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो, उसके बारे में, ओके। कोई अदर से बाहर की पार्टी या एक्सटर्नल पावर आके गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ना ही गवर्नमेंट के डिसीजंस बताएगी, क्लियर। तो मतलब इंडिया में जो भी डिसीजन लेना वो किसके हैंड में है, इंडिया के पीपल्स के हाथ में ही है, ओके ना। सोशलिस्टिक मतलब सामाजिकता, मतलब इक्वलिटी देना, मतलब जो वेल्थ है सोसाइटी, अपनी कंट्री की जो इनकम है या फिर अपनी कंट्री का जो फाइनेंस है, मनी है, वो लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण ही ये जनरेट होता है, लोगों के मिलजुल के काम के कारण ही जनरेट होता है। जब ये लोगों के कारण जनरेट हो रहा है तो इसका जो शेयर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सोसाइटी में इक्वल पोर्शन में मतलब जिनका जैसा वर्क रहा है उसी के वर्क के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए, ओके। एंड गवर्नमेंट जितनी भी लैंड्स है यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना चाहिए, ताकि कंट्री में इनइक्वालिटी, मतलब सोशल और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो वो कम हो सके, क्लियर ना। सेक्युलरिज्म मीन्स आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि लोगों को फ्रीडम देना उनके रिलीजियस के लिए, मतलब जो भी पर्सन जिस भी रिलीजन्स को चाहे, जिस टाइप की एक्टिविटीज़ अपने रिलीजियस रिचुअल्स करना चाहिए वो फ्री है अपने लिए, ओके। और गवर्नमेंट को भी सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट और इक्वली प्रैक्टिस करने की परमिशन और उनको इक्वल वैल्यू भी देना चाहिए एवरी रिलीजन्स को, क्लियर ना। डेमोक्रेटिक मीन्स तो आपने अभी देख लिया है, गणतंत्र जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं सभी को, सभी पीपल्स इक्वली उन पावर्स को एंजॉय कर सके, क्लियर। ये हो गया डेमोक्रेसी। नाउ रिपब्लिक मीन्स
मतलब अपन जो भी मतलब द हेड ऑफ अ स्टेट इन अ इलेक्टेड पीपल्स, मतलब जो भी इलेक्शन में जो पीपल्स बने हुए या फिर जो भी मिनिस्टर्स या जो भी पोजीशन गवर्नमेंट के मेंबर्स को दी जा रही है, वो मेंबर्स के हेड पीपल रहे, मतलब ये हेरिडिटियल नहीं रहेगा। ओके, मतलब इसमें जैसे आज जो मिनिस्टर बना है, ओके, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जो बने हैं अभी, तो जरूर इसमें इंडिया में ये जो रिपब्लिक के थ्रू ये चीज हटा दी गई है कि इन्हीं के आगे वाली जनरेशन ही बनेगी। नो, नेक्स्ट इलेक्शन जो किसी भी टाइप के एग्जाम, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी बना है, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले एजुकेशन मिनिस्टर उन्हीं के बेटे बनेंगे। ओके, इट कैन बी एनीवन, जो इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्शंस के थ्रू, जो पीपल्स के थ्रू जो सिलेक्ट किए जाएंगे वही आगे के बनेंगे, मतलब ये हेरिडिटियल नहीं रहा है। ओके, नाउ एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और लोगों को सिक्योर करना कैसे? थ्रू द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल इक्वली एंड पॉलिटिकली। अब जो जस्टिस है वो सोशली भी देना, इक्वलिटी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। नाउ सी जस्टिस मीन्स न्याय। ओके, मतलब सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब उनके कास्ट, रीजन, जेंडर, इन सब के छोड़ते हुए, इन सब डिस्क्रिमिनेशन को अलग करते हुए उनको सोशली, मतलब सामाजिक तौर से सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी देना। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट इन सभी के वेलफेयर के लिए वर्क करे। और थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दे किसके लिए? ऐसे सेक्शंस, ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को जो कि थोड़े से वीक हैं या फिर माइनोर हैं। क्लियर, माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। नाउ लिबर्टी टू द थॉट्स एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स होता है उनको फ्रीडम देना। किस टाइप का फ्रीडम? मतलब उनके ऊपर से कोई अनरीजनेबल या फिर फालतू के रिस्ट्रिक्शंस ना लगाना पीपल्स के ऊपर। क्लियर, मतलब वो उनको फ्रीडम देना कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, अपनी विशेस बता सके, अपने आइडियाज, अपने एक्शंस को वो लोगों को बता सके, ताकि और इस टाइप के एक्शन जिससे गवर्नमेंट को या फिर कंट्री को बेनिफिट मिले। क्लियर, नाउ इक्वलिटी टू द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब इक्वलिटी मीन्स समानता, सभी को समानता देना, सभी को इक्वल लॉज देना, एक बराबर का अधिकार देना, उनका एक से नियम होना चाहिए उनके ऊपर, उनको जो असमानता है वो उन पे प्रैक्टिस ना हो सके। एंड गवर्नमेंट भी हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी को ही प्रमोट करे। क्लियर, ना फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा। व्हाट इज फ्रेटर्निटी मीन्स? भाईचारा, मतलब अपनी कंट्री में अपन पीपल्स के साथ ऐसे बिहेव करें कि वी आर ऑफ अ सेम फैमिली। ओके, अपन सेम ही फैमिली, जैसे अपनी फैमिली में अगर कोई वीक होता है, ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंसी पे बेसिस पे वीक हो या फिर थोड़ा सा हेल्थ के बेसिस पे वीक हो, तो ऐसा तो नहीं ना कि अपन उसको फैमिली से रिमूव कर देते। नो, अपन उसकी वीकनेस को एक्सेप्ट करते, उसके साथ बिहेव करते हैं। ओके, ऐसे ही कंट्री में हर एक मेंबर के साथ करना चाहिए। ओके, क्लियर, तो इन सब बेसिस पे अपनी कंट्री बनी। एंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो अपने सामने कब आई थी? 26 नवंबर 1949 में, जैसे कि अभी अपन ने देखा था। ओके, एंड ये सब अपन ने अवर सेल्फ, मतलब अपने ही द्वारा इसको अडॉप्ट, एनेक्ट और अपन को ये दिया गया है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। नाउ लास्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, सो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, तो ये सब वैल्यूज़ एंड फिलोसफीज को शो करता है, जिसके थ्रू अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी इसमें जो किया गया, और ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, मतलब जिसमें ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हुआ, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is about the arrangement and it is a very long and detailed document। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इतना लॉन्ग है कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ओके, एंड देखो, जैसे कि इसमें बताया आगे कि देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब बना था? अप्रॉक्स 7 डिकेड पहले, राइट। ओके, 7 डिकेड मतलब लगभग 70 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बने। जब इतना लॉन्ग टाइम हो गया है तो कॉमनली कई सारे ऐसे अपनी सोसाइटी में चेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि चेंजेस कभी भी रुकते नहीं है, राइट।
तो ये जितने सारे चेंजेस आए तो इसको अपडेट करना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये अपडेट किसके थ्रू होता है, जो भी ऐसी कंडीशंस होती है ना कि अपनी सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही तो उसके अकॉर्डिंग कई ऐसे क्लॉजेस होते हैं, उसको चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो यही जो चेंजेस लाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन describe और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट्स एंड, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये पीपल्स को पावर देने के साथ साथ, जो लोगों को पावर देते हैं ना उसके साथ साथ पीपल्स में और साथ ही साथ गवर्नमेंट में लिमिटेशंस भी लगाते हैं ताकि वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को अधिकार दिए हैं ना तो उन अधिकारों को सही रूप से यूज करना भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। ओके, और अगर कोई इसको सही से यूज नहीं करता है तो इसके अगेंस्ट भी कुछ ऐसे पनिशमेंट्स एंड प्रोविजंस भी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके, और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर दिस? ओके, दिस इज होल अबाउट अवर चैप्टर दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहाँ से आइडियाज लिए गए हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, और जो भी उसमें चेंजेस अपन लाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, क्लियर? दिस इज होल अबाउट द चैप्टर्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी थी, सो दिस इज द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।